चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे सेक्टर, सेगमेंट अर्थात त्रिज्य, खंड, वृत्त, खंड तक। मगर सबसे पहले बेसिक से बिल्कुल पढ़ते हैं कि वृत्त है क्या, फिर उसका परिमाप क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है। वृत्त की बच्चों अगर परिभाषा देना चाहें तो इस प्रकार से दे सकते हैं कि किसी एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो समुच्चय है वो वृत्त कहलाता है। निश्चित बिंदु O कहलाएगा और निश्चित दूरी R कहलाएगी। जैसे मान लो O से हमने R दूरी पर एक बिंदु ये लिया, फिर R दूरी पर ये लिया, फिर ऐसे हजारों बिंदु अगर O से R दूरी पर ही ले लें, सबको मिलाएंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र, निश्चित दूरी वृत्त की त्रिज्या, और ये जो भाग है वृत्त का ये कहलाता है वृत्त की परिधि या परिमाप। जैसे मान लीजिए आप किसी वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर लगाते हैं, मतलब आप उसके परिधि के अनुदिश घूमते हैं, तो ये परिधि कहाँ से आई वो हम लोग सीखेंगे। अच्छा, उसके बाद वृत्त पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो इस रेखा को बच्चों क्या कहते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, जीवा या कॉर्ड। जीवा, ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, इसको क्या कहा जाता है? व्यास। और ये जीवा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो बच्चों, ग्रीक के मैथमेटिशियंस ने ये पता लगाया कि किसी वृत्त की परिधि और व्यास का जो एक अनुपात है वो सदैव एक नियतांक रहता है। अनुपात नियतांक रहने का मतलब क्या है? अनुपात नियतांक रहने का मतलब ये है कि अगर हम बच्चों वृत्त की परिधि और बटे व्यास निकालें इस वृत्त के लिए और इस वृत्त को बड़ा कर दें, अगर फिर परिधि बटे व्यास निकालें, फिर और छोटा कर दें, फिर परिधि बटे व्यास निकालें, तो आप ये पाएंगे कि जैसे जैसे हम वृत्त की परिधि बड़े करेंगे वैसे वैसे व्यास भी तो बड़ा होगा, और जब वृत्त की परिधि कम करेंगे तो व्यास भी कम होगा। तो ग्रीक के मैथमेटिशियंस ने ये एक तथ्य निकाला कि किसी वृत्त की परिधि और व्यास का जो अनुपात है वो सदैव नियतांक रहता है। मतलब अनुपात नियतांक रहने का मतलब है कि काटने पे आंसर बिल्कुल बराबर ही आता है। उस नियतांक को उन्होंने नाम दे दिया पाई। ये ग्रीक लेटर है और किसी भी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को उन्होंने क्या नाम दे दिया? पाई। आपसे कोई पूछे पाई की परिभाषा बताइए तो आप बता देंगे कि किसी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को हम पाई कहते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब हम ये जानते हैं बच्चों कि व्यास जो है ये 2 गुणे त्रिज्या के बराबर होता है। व्यास तो त्रिज्या का दुगना होता है ना। तो अगर हम यहाँ पर व्यास की जगह 2 गुणे त्रिज्या कर दें, या पहले यहीं पे तिर्यक गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग तिर्यक गुणा करें तो वृत्त की परिधि या परिमाप एक ही बात होता है। तो वृत्त की परिधि आ जाएगा पाई गुणे व्यास। तो अगर व्यास दिया हो तो वृत्त की परिधि आप कैसे निकालेंगे? पाई गुणे व्यास से। और अगर त्रिज्या दी हो तो व्यास की जगह 2 गुणे त्रिज्या लिख लेंगे। तो जो हम लोग फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं 2πr, वो ऐसे ही बना है। तो आप देखिए ज़रा, अब अगर हम परिधि निकालने के लिए पाई गुणे व्यास को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे त्रिज्या। 2 गुणे त्रिज्या लिख सकते हैं पाई को। अब इसको अरेंज कर दें तो ये 2 आगे लिख दें तो 2πr। तो वृत्त की परिधि जो होती है, जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ी कि वृत्त की परिधि 2πr अगर त्रिज्या दी हो तो इसी प्रकार से आई है। सबको समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब वैसे जो पाई का मान होता है बच्चों वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए √2 का मान निकालें तो 1.4142 एंड सो ऑन आगे आता ही चला जाएगी दशमलव में संख्याएं। कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं करेगा और ना अंत में भाग समाप्त होगा अर्थात 0 आएगा। तो हम लोगों ने पहले ही अध्याय में इन सब चीज़ों को पढ़ा है, शांत दशमलव, आवर्ती दशमलव। तो जो पाई का एक्चुअल मान होता है वो अशांत और अनावर्ती होता है। तो अब मगर गणना के लिए कुछ मान हमें चाहिए था, तो गणना के लिए बच्चों पाई का मान ले लिया गया है 22/7। जब हम गणना करते हैं तो पाई का मान 22/7 प्रयोग करते हैं अगर कुछ नहीं दिया है। और अगर दिया है 3.14 तो उसका प्रयोग कर लेंगे। तो अगर मान लीजिए आपको परिधि निकालनी है, व्यास दिया है तो पाई गुणे व्यास कर देंगे, और त्रिज्या दिया है तो 2πr लगा के त्रिज्या निकाल लेंगे, परिधि निकाल लेंगे। पाई का मान 22/7 रख देंगे अगर कुछ नहीं दिया है। अगर दिया है 3.142 कुछ जो दिया है उसको रख देंगे। चलिए, अब आते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पे। तो बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए इसको ज़रा देखा जाए। चलिए, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है, हमने बगल में बनाया हुआ है, इसका क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो क्या टेक्निक हो सकती? क्या करते हैं, पेपर कटिंग मेथड से हम मान लीजिए इस वृत्त को अगर 4 भागों में बांट लें,
4 स्लाइसेस अलग अलग कट के आ जाएंगी। इन चारों का क्षेत्रफल मिला के ही तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। अगर हम इनको और भागों में बांट लें, अब मान लीजिए हमने इनको 8 भागों में बांट लिया, तो 8 भागों में जब बांटेंगे तो इन 8 स्लाइसों का जो मिला के क्षेत्रफल होगा वही तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अब जरा एक स्लाइस 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्लाइसें हो गई। तो अब अगर हम और छोटी स्लाइस करें, देखिए अभी अगर हम 1 नंबर की स्लाइस निकालें यहाँ पे, तो ये मान लीजिए 1 नंबर वाली स्लाइस ये निकल आई, और इसके ऊपर का भाग बच्चों कर्व्ड शेप में है, ये कर्व है एक तरह का। मगर हम अगर इसको और पतला कर दें और छोटा कर दें, इतनी छोटी स्लाइस निकालें, तो ये कर्व धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ेगा? सरल रेखा की तरफ बढ़ेगा। भाई कर्वनेस बिल्कुल कम हो जाएगी ना, तो ये सरल रेखा बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? और अगर बिल्कुल पतला सा निकाल लें, बिल्कुल सींग जैसा इसको, तो ये बिल्कुल ही फिर सरल रेखा बन जाएगी। तो अब हमने क्या किया कि इन स्लाइसों को अरेंज किया। ये 1 नंबर की स्लाइस हमने काटी, वो यहाँ लगा दी। फिर इसके पीछे लगाई 2 नंबर की स्लाइस, ये देखिए 2 नंबर की लगा दी। इसके बगल में, समझ में आ रहा है, कैंची से काट के आप सेट करते चले जाएंगे सब। उसके बगल में यहाँ पे पहुँचे, ये 3 नंबर की स्लाइस लगाई। इसी प्रकार से ये सेट करी हमने स्लाइस 4 नंबर, फिर 5 नंबर, 6 नंबर, और ये आ गए 7 नंबर की स्लाइस तक। अब हमारे पास कितनी स्लाइसें बची हैं? 1 स्लाइस बची है। ये स्लाइस हमारे पास बची है मान लीजिए 8 नंबर वाली। अब हम क्या करें, इसके 2 भाग कर लें अगर बीचों बीच से, तो एक भाग हमारे पास ये निकल के आ जाएगा, और एक भाग इस तरह से ये निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? अब ये एक भाग उठा के इधर सेट कर दें ऐसा, ये, और एक वाला उठा के इधर ऐसे सेट कर दें ये। तो अब बच्चों ये जो शेप बनी है, ये एक तरह से एक आयत की शेप बन गई है। हमने आपसे बताया कि स्लाइसें जितनी पतली करेंगे तो ये कर्वनेस उतनी ही कम होती जाएगी, ये कर्वनेस स्ट्रेटनेस में बदलती चली जाएगी। तो एक तरह से ये आयत बन गया है। अच्छा, इस आयत तो बन गया है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा, अब देखिए ज़रा, ये एक स्लाइस का पूरा भाग, दूसरी स्लाइस का पूरा भाग, तीसरी स्लाइस का पूरा भाग, और ये चौथी स्लाइस का पूरा भाग है ऊपर, है ना? टोटल स्लाइसें कितनी हैं? और अगर हम पूरा कर्व देखें तो पूरा कर्व कितना है? ये अभी हम लोगों ने सीखा है 2πr। तो 4 स्लाइसों के लिए कर्व कितना होगा? 2πr का आधा। भाई देखिए, ये पूरी 8 स्लाइसें हैं, ये पूरा जोड़ के 2πr बन गया है। पूरा 2πr है कि नहीं 8 के लिए? तो अगर हम देखें कि ऊपर वाली 1 स्लाइस, 2 स्लाइस, 3 और 4, मतलब आधे के लिए, तो इतना भाग कितना होगा? ये लंबाई इसकी। तो जो आयत की लंबाई है ये 2πr की आधी हो जाएगी, अर्थात कितनी हो जाएगी? πr। और इस आयत की बच्चों चौड़ाई ये b, ये क्या होगी? देखिए ये सब तो त्रिज्याएं है ना, ये सब तो त्रिज्याएं हैं, तो वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो चौड़ाई कितनी हो गई? r। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें इस आयत का, तो क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई इस आयत की क्या है बच्चों? πr, और चौड़ाई क्या है? r। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्षेत्रफल बच्चों कितना हो गया? πr में आना गुणा करेंगे तो ये आ गया πr²। और यही तो वृत्त था ना भाई, हमने काट के इसको वृत्त को ही तो आयत बना दिया था। तो आयत का क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हमारे पास एक सूत्र बन गया कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² वर्ग इकाई। समझ में आ गया सभी को बच्चों कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² कैसे आया? चलिए धन्यवाद, आगे अगले वीडियो में।